ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों और इन्हें लागू करने की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में विधि शिक्षण एवं शोध विभाग की डीन डॉक्टर मोना पुरोहित और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना। मोना जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि जो हमारी 3 न्याय संहिताएं हैं जो भारत सरकार ने बनाई हैं, जो संसद ने जिनको पारित किया है, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये तीनों ही जो संहिताएं हैं, जो कोड्स हैं, क्रिमिनल लॉ की कोड्स हैं, ये 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएंगी। और ये तीनों ही कोड्स जो पुराने हमारे 3 कानून थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, जिसमें कि भारतीय साक्ष्य कानून 1872 का है, भारतीय दंड संहिता 1807 का और भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का, उनका स्थान लेंगी। तो सबसे पहले मोना जी, आपसे यही जानना चाहता हूं कि ये जो 3 नए कानून आए, खास तौर पे हम जो ज्यादा ध्यान देंगे वो नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों पे देंगे। तो जो ये नए कानून 3 आए हैं, खासतौर से जो नागरिक सुरक्षा संहिता का कानून आया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, किस कारण से इन कानूनों को लाया गया? जैसे आपने खुद ही अभी तीनों कानून जो हमारे सीआरपीसी, आईपीसी थे, पुराने कानूनों की बात की, बहुत पुराने कानून थे और ये कॉलोनियल पीरियड के लगभग कानून माने जाते थे। इस ड्यूरेशन में जब भी लॉ होता है वो समाज के अनुसार परिवर्तन चाहता है। समाज और लॉ या विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। इतने वर्षों में समाज में जितने परिवर्तन हुए, मुख्य रूप से आपने देखा होगा बहुत सारे तकनीकी परिवर्तन हो चुके हैं, या जैसे हमने कुछ परिवर्तन देखे कि कुछ लोगों ने भारत में पैसे लिए और भारत के बाहर वो माइग्रेट कर गए हैं, या कुछ ऐसे कानून, ऐसी कुछ चीजें थी जहाँ पे लोगों को लगता था कि पुलिस के पास शायद ऐसे कुछ ज्यादा अधिकार दे दिए गए, ऐसे कुछ ज्यादा शक्तियां उनके पास हैं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो ऐसी कुछ चीजों को आज के जो समाज है उसके अनुसार ढालने के लिए इन विधियों में परिवर्तन बहुत आवश्यक हो गया था। यदि आप इनके नाम पे ही इसका ध्यान दें तो मुझे लगता है अपने आप में एक शब्द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो अपने आप में बता रहा है कि जब ये था तो हमारे पास क्या उसका वर्ड था, उसके ऊपर हम बस केवल एक क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता कह रहे थे, है ना, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, मतलब कुछ अपराधों पे ध्यान था। पर हमारा ध्यान जैसे ही हमने इसमें लिखा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इससे हमारे सामने स्पष्ट है कि सरकार का उद्देश्य हमारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना ज्यादा है, न कि लोगों को आपराधिक घोषित करके उनको ज्यादा दंड देना। तो शायद समय की आवश्यकता थी जिसके अनुसार हमने इसको चेंज किया है और ये बहुत अच्छा कदम है। जी, तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जैसा आपने बताया कि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, तो अगर हम पुराने कानून से तुलना करें तो ये कौन सी ऐसी विशेष चीजें इस कानून में जोड़ी गई हैं जो नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी तक हमारे कानूनों में जो प्रॉब्लम आ रही थी, एक थी विक्टिम कॉम्पनसेशन, हमारे पास स्कीम आ गई थी पर इसके अंतर्गत नहीं था। दूसरा, बहुत सारे केसेस में लगने वाला समय, लोग बोलते थे कि यदि समय निकल गया है तो आप उसको न्याय नहीं मानेंगे। बहुत दूर, बहुत लंबे समय तक न्यायालयीन प्रकरण जो है वो लंबित होना उनका न्याय में एक अड़चन थी। उस चीज को रोकने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत एक फिक्स टाइमलाइन दी गई है, कितने दिन में चार्जशीट फाइनल करना आपको जरूरी होगा, कितने दिन में आपको विचारण पूर्ण करना होगा, कितने दिनों में न्यायालय अपने जजमेंट या निर्णय देंगे। इस तरीके की पूरे अलग अलग प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया में अलग अलग निर्णय के लिए एक लिमिटेशन लगा गई। दूसरी, अगर हम इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो एक बड़ा प्रभाव था कि हमारे विटनेस जो होते थे, हमारे जो साक्षी होते थे, वो पक्षद्रोही साक्षी के रूप में या वो साक्ष्य देने में आने से डरते थे, और उन साक्ष्यों को प्रोटेक्शन इसके अंतर्गत अलग से दिया गया है। वो एक इसका बहुत बड़ा आधार है।
नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है मेरा पसंदीदा, अगर आप इसमें बोलें कि कोई ऐसा प्रोविजन जो इसके अंतर्गत है, यह है ट्रायल इन एब्सेंशिया। मतलब एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, चाहे आप किसी भी बड़े बड़े ऑफेंडर्स के नाम शायद सबकी नॉलेज में है, जो भारत से बाहर माइग्रेट हो गए या प्रोक्लेम्ड है, उनके लिए कोर्ट में केस इसलिए नहीं चल पाता था क्योंकि उन्हें अरेस्ट करना मुश्किल होता था। बहुत सारी हमारी तकनीकी प्रक्रियाएं होती थी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान 356 में डाला गया है, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया। मतलब एक एक्यूज जो है, यदि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, पहले से डिक्लेयर अपराधी है और वो कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ट्रायल भी अब चल सका है उसकी एब्सेंस में, और उससे होने वाला निर्णय उनके ऊपर बाइंडिंग इम्पैक्ट रखेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे केसेस में मुख्य रूप से जहां 10 साल या हमारा जीवन वो या डेथ पेनल्टी है ना, मृत्यु दंड जैसी ऐसी सजाएं जब होती हैं, उनमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का एक महत्वपूर्ण प्रावधान आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे आपने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात की, तो उसके इन एब्सेंशिया उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन क्या इससे ये नहीं होगा कि उस व्यक्ति को जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है उसको अपना पक्ष रखने का तो मौका मिलेगा नहीं इस प्रोसेस में? नहीं, देखिए, पहले हम ये देखें कि हमारी प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। हमारे द्वारा उनको सम्मन समय समय पे भेजे जाना, उनको वारंट भेजा जाना, उसकी जो निश्चित प्रक्रिया है, इसके विरोध में जाके ये नहीं होगा इन एब्सेंशिया। पहले उनको पूरा जो एक अवसर सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको संपूर्ण अवसर प्रदान किए गए हैं कि वो अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पर आप जानते हैं, लोग उस चीज से बचने के लिए, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं, वो जब न्याय में ही अवरोध उत्पन्न करेंगे, वो न्याय को ही किसी तरीके से नहीं होने देंगे। किसी न किसी व्यक्ति के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे क्राइम कर रखे और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इन परिस्थितियों में होगा। तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि इन एब्सेंशिया होने से उनके किसी भी अधिकार पे कोई प्रभाव हो रहा है। और उसका एक और इम्पोर्टेंट प्रावधान, इनको ये भी दिया गया है अवसर कि ये अपील में जा सकते हैं, और जब ये अपील में जाएंगे तो इनको अपना अवसर देने के लिए अपील में पुनः खुद व्यक्तिगत सह उपस्थित होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये चीज शायद आपको स्पष्ट हो रही होगी कि ऐसा नहीं है कि इनके अधिकार इससे कैसे भी विपरीत प्रभाव इनके अधिकारों पे पड़ेगा। जी, इसके अलावा जो सामान्य अपराध हैं, इसके अलावा जो एक बहुत मुख्य समस्या हमारे सामने, देश के सामने है, वो आतंकवाद को लेके है या जो साइबर हमले हैं उनको लेके है। तो ये जो नया कानून आया है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके प्रावधान आतंकवाद या साइबर अटैक, इन चीजों को कैसे, क्या इनको लेके व्यवस्था है? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी कि बहुत मूल चूल परिवर्तन हो गया है जो पहले था, क्योंकि अगर आप साइबर की बात करें तो कुछ चीजें हमको इसमें मिल सकती हैं। बहुत स्पष्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज हुआ। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज वो है कि हमारे पास एक विशिष्ट इसके लिए विधि बनी हुई है जो साइबर और टेररिज्म जैसे चीजों को अलग से कवर करती है। ये एक सामान्य विधि का प्रावधान है, और इसके अंतर्गत शायद अगर हम इसके टेक्निकल पार्ट को देखें, जो आज की डेट में हो गया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से इनके एविडेंसेस लेंगे, हर प्रक्रिया को, बस वही प्रावधान है जो इसमें परिवर्तन लाएंगे। पर अदरवाइज जो नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया है उसमें इसका बहुत ज्यादा जो फॉरेंसिक एविडेंसेस लाना है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, बस यही मूल परिवर्तन है। अदरवाइज हमारा जो बाकी लॉ ऑलरेडी इससे भी हॉर्स पनिशमेंट की जो बात करता है, दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। हमारे पास इसका एक विशिष्ट न्याय के लिए अधिनियम अलग से है, तो वो इसके अंतर्गत स्पष्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा नहीं है। जी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में एक और जो मुख्य बात कही जाती है कि इससे काफी पारदर्शिता आएगी सिस्टम में, और जो पुलिस अधिकारी कभी कभी अपनी इस तरह की खबरें आती हैं कि अपनी शक्तियों का जो दुरुपयोग करते हैं उन पर लगाम लगेगी, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान के दौरान जितने भी साक्ष्य होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनको हम सुरक्षित रख पाएंगे। इस बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे? एक बिल्कुल कंपलसरी प्रोविजन जो आपने बताया 105 सेक्शन में कर दिया गया है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर कहीं पे सर्च या सीजर करेगा संपत्ति का, वहां पे उसको वीडियो बनाना होगा और इलेक्ट्रॉनिक मीन से उसको सबमिट करना होगा। इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों हैं।
जब आप वीडियोग्राफी की बात कर रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर एक वीडियोग्राफी करेंगे और उसको सबमिट करेंगे, हम कहाँ तक मेक श्योर कर पाएंगे कि हर वक्त एक पुलिस ऑफिसर के पास इतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक हैं गजट जिससे वो इसका यूज करेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि हाँ कहाँ पे इस प्रक्रिया को पुलिस ऑफिसर से प्रोटेक्शन होगा, तो कुछ चीजें जो हमारे पास है, एक है विटनेस प्रोटेक्शन, दूसरी हम बात करते हैं पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनका ये वीडियो बना लेना। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये दिया गया है कि एक व्यक्ति को 0 एफआईआर करने का अधिकार है। अब देखिए, अभी तक यदि कोई रेप विक्टिम होता था उनके लिए 0 एफआईआर का प्रावधान होता था। 0 एफआईआर होता था कि हम कहीं पे भी किसी भी थाने में जाके रिपोर्ट लिखें और वो रिपोर्ट इस आधार पे मना ना करे पुलिस वाला कि मैं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, ये आपका क्षेत्राधिकार नहीं है जहाँ पे अपराध हुआ है। तो अब ये हो गया है, जो लिमिटेशन पहले केवल रेप केसेस में 0 एफआईआर की थी, अब उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के केस को किसी भी थाने में ले जाके उस राज्य के किसी भी थाने में लॉन्च करेगा और फिर अब पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी कि जिस क्षेत्राधिकार में वो अपराध हुआ है वहां उसको टाइमली भेजे। जैसा मैंने आपसे बोला, बहुत अच्छा प्रावधान है सिटीजन्स के लिए, बट एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम शायद पुलिस वालों के सामने आएगी कि वो कैसे इतने कम समय में स्पीड अप कर पाएंगे प्रोसेस को। तो जैसे 0 एफआईआर जब दर्ज होगी तो उसको बाद में जिस भी थाने में दर्ज हुई है या जिस भी प्लेटफॉर्म पे दर्ज हुई है, फिर संबंधित थाने की पहचान करके फिर उसको वहां पे भेजा जाएगा, उसको वहां पहुंचाया जाएगा। जी जी। और एक और इसमें अच्छा माध्यम दिया गया है कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी एफआईआर कर सकते हैं। अभी तक हमको लगता था कौन सा थाना, कहाँ जाना, कैसे जाना है, पर हाँ उसके साथ एक राइडर भी है कि फॉल्स एफआईआर भी, आपको एफआईआर इजी डालना है और आपको ऑनलाइन एफआईआर कर देना, यहाँ तक आपको एक बेनिफिट दे दिया गया है जो सिटीजन सेंट्रिक हम बोल सकते हैं। पर उसके साथ साथ एक व्यवस्था और की गई है और वो व्यवस्था ये है कि 2 दिन में आपको 48 घंटे में जाके फिर उसको प्रूफ के साथ वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होके उसको आपको एक टाइम लिमिट दे दी गई है कि आप हड़बड़ी में जाके एफआईआर नहीं लिखवा पा रहे हैं, कोई अचानक घटना हुई है, तो 2 दिन बाद जाके, ताकि ये भी मेक श्योर हो जाए कि आपने सही तरीके से एफआईआर लॉन्च की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक और इसका पक्ष है कि जो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, इसको लेके क्या कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं? जी जी, संज्ञेय और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ही हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त पाया जाता है तो बीएनएसएस में एक लिमिट लगाई गई है कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन जिन चीजों में होगा वो कितने दिन तक वो कस्टडी में रखेगा, और जब कॉग्निजेबल नेचर के केसेस हैं तो वो जब चार्जशीट पेश कर रहा है उसके साथ साथ उसको व्यक्ति को वहां पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक और चीज जो यहाँ पे हमारे सामने आती है कि यदि कोई ऑफेंस इस तरीके का है जो कि नॉन कॉग्निजेबल, जो आप जाएंगे कि जहाँ पे 7 साल से ज्यादा की सजा वाली जो केसेस है उनमें फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब एक प्रकार से फॉरेंसिक एविडेंसेस जो होते थे वो बहुत कम एक्सपर्ट होते थे जो फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करें। तो इन मामलों में हमने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यदि कोई इस तरीके का अपराध है जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वहां पे आपको फॉरेंसिक्स जो है वो करना जरूरी हो गया है। और एक और चीज है कि इसके अंतर्गत जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर को जो केस है वो मजिस्ट्रेट को 1 वीक में ही प्रस्तुत करना, विद इन अ वीक, मतलब टाइम लिमिट इज देयर विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ केस। जी, डॉक्टर मोना पुरोहित, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों और इन्हें लागू करने की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में विधि शिक्षण एवं शोध विभाग की डीन डॉक्टर मोना पुरोहित। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।